हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार पे। और आज का जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है इतिहास का, वो टॉपिक है इतिहास का क्या है? ब्रिटिश राज का सामाजिक प्रभाव। ब्रिटिश राज का सामाजिक प्रभाव, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके साथ साथ ही हम और भी अन्य चीजें करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन सब फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे आते हैं, तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और जो पैट का सिलेबस है, यूपी पैट का, उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें बनाई गई हैं और बेहतरीन है, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा इतने में से। और हालांकि हम हिस्ट्री को प्रॉपर ढंग से पढ़ते, पूरा सिलेबस में होता तो हम उसको करते, लेकिन हमारे पास सिलेबस को बांट बांट के दिया है तो हम उसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। और इतना तो कम से कम आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं, आई होप। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टॉपिक आज का हम और एक चीज़, हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को इसकी क्लास की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश काल के सामाजिक सुधारों को सीधे तथ्यात्मक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली अगर हम यहाँ से क्वेश्चन आए तो वो डायरेक्टली पेट के हिसाब से जो क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर ही पूछे जाते हैं। और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी शिक्षा संबंधित सब कुछ इस पीडीएफ में दिया है। बेहतरीन पीडीएफ है, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। इतना इनफ है, इतना तो करना ही करना है कम से कम, ठीक है। तो टॉपिक क्या था हमारा आज का? ब्रिटिश राज का सामाजिक प्रभाव। इतना पता है, ये हमारा टॉपिक है और इस पे ही हमें चर्चा करनी है। सामाजिक सुधार की अगर हम पहला, इसको मैंने अलग डिवाइड किया, अलग अलग हेडिंग्स दी हैं, जिससे शिक्षा की नीतियों में क्या चीजें रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखेंगे कि प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से रहे, फूट डालो राज करो की नीति क्या रही है, प्रमुख सामाजिक धार्मिक संगठन क्या रहे हैं, ये सब चीजें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम सामाजिक सुधार पे देखेंगे कि सामाजिक सुधार क्या हुआ ब्रिटिश के आने पे। ब्रिटिश राज के अंतर्गत तो सती प्रथा का निषेध किया, सती प्रथा को रोका, जहाँ पे महिलाओं को अगर पति की डेथ हो जाती थी तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। उसको रोक लगा किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। और उसमें हेल्प किसने की? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। क्लियर एज दैट। उसके बाद शिशु वध पर भी प्रतिबंध लगाया गया था 1804 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा। किसने? लॉर्ड बेलेजली ने शिशु हत्या को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था। उसके बाद हम दास प्रथा का उन्मूलन देखेंगे तो 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को खत्म किया था, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, एक्ट पांचवें द्वारा, ठीक हो गया। एक चीज और है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग समय में। और उस टाइम पे जो जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर जी, ठीक है, बंगाल से संबंधित थे। क्लियर है सर। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ये डेट ही अधिकांशतः यहाँ से डेट ही पूछी जाती है, डेट और किसने किया, कौन उस टाइम पे गवर्नर जनरल रहा, यही सब ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट है 1872 में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तक कर दी गई। उसके बाद एज ऑफ कंसेप्ट कंसेप्ट एक्ट आया 1891 में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय। इसमें लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी इसके तहत, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इतना हो गया। चलिए, तो एक चीज और मैं बता दूं कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट और इसका जो सिविल मैरिज एक्ट थी, इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि अभी तक जो लड़कियों की अगर बात करूं तो विवाहित और अविवाहित लड़कियों के लिए, दोनों के लिए था, विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए, लड़कियों के लिए संबंध बनाने की, यौन संबंध बनाने की जो आयु थी अभी 10 वर्ष से कितनी कर दी गई थी? 12 वर्ष। तो ये इससे रिलेटेड है और इसी का विरोध किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, ठीक हो गया इतना। तो सिविल मैरिज एक्ट और आपको एज ऑफ कंसेंट एक्ट दोनों चीजें आई होप पता चल गई होंगी, ठीक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शारदा एक्ट है 1929 में। इसमें क्या हुआ? लॉर्ड इरविन इस टाइम पे गवर्नर थे या वायसराय थे के समय, प्रायोजक हरबिलास शारदा द्वारा इसका प्रायोजक थे ये, इनके, या फिर इसको लाया गया था। विवाह की न्यूनतम आयु लड़के के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय कर दी गई थी, तो ठीक है। तो सिविल मैरिज एक्ट
एज आप कंस्ट्रक्टेड और शारदा आपको डेट पता होनी चाहिए, 1929, 1891 और 1872, ये चीज डेट जरूर पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद शिक्षा के लिए क्या क्या किया भैया, शिक्षा के लिए उन्होंने भी और चीजें की। प्रभाव क्या, शिक्षा प्रभाव, पहले क्या हुआ, कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई वारेन हेस्टी के समय। भारत का पहला आधुनिक शैक्षणिक संस्थान था कलकत्ता मदरसा। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में ही, ठीक है। उसके बाद संस्कृत कॉलेज बनारस में 1791 जोनास डंकन द्वारा किया गया इसका, और उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता में नागरिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए, अर्थात जो कर्मचारी होते थे कंपनी के, उनके प्रशिक्षण के लिए भी कुछ चाहिए था, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1813 का चार्टर एक्ट आया, भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए दिए गए, यहाँ पे 1 लाख रुपए का बजट आया था, ठीक। उसके बाद मैकाले का मिनट सिद्धांत आया, उसमें 1835 में लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय में इसके तहत अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू किए गए। इसका मतलब ये था कि मान लीजिए हम कुछ लोगों को, कुछ उच्च वर्ग के लोगों को, या फिर कुछ कुछ लोगों को क्या करते हैं, हम शिक्षित कर दें, फिर ये क्या करेंगे, अपने नीचे लोगों को शिक्षित करेंगे, ठीक है। फिर ये अपने नीचे लोगों को शिक्षित करेंगे, ऐसे चेन चलती जाएगी और सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे। ये सिद्धांत था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, इसी को कहते हैं, ठीक है। शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाएगी, जिससे छनकर या निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी, इसका मतलब ये था, ठीक। वुड डिस्पैच क्या था, 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आया था। भारतीय शिक्षा का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत 1857 में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, किसके, वुड डिस्पैच के अंतर्गत, और इसे ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। उसके बाद हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे, हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन, और वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी, वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी। आपको डेट याद रखनी है, तो ये जो वायसराय हैं ऑलरेडी याद हो जाएंगे। वायसराय की जितनी भी क्लास है, एक मतलब जितने भी वायसराय हैं उसकी एक क्लास के तहत मैं आपको पूरा वायसराय कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इसमें क्या था कि हंटर शिक्षा आयोग मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया, इसमें हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में, ठीक। उसके बाद रैले कमीशन आया, रैले कमीशन 1902 में आया था, या विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद 1917 में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय इसने 12 वर्षीय स्कूल शिक्षा और कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक हो गया। उसके बाद 1944 में सार्जेंट योजना आया, लॉर्ड बेबल के समय 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई, ठीक हो गया इतना। उसके बाद हम कुछ समाचार पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं, जो जागृति का माध्यम थी, समाज में प्रभाव को फैला रही थी जागृति के माध्यम से, ठीक है। इन पर भी सामाजिक प्रभाव काफी ज्यादा पड़ा था, इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी समाज पर काफी प्रभाव पड़ा था, तो वो इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे बंगाल गजट, इसको जेम्स अगस्टस हिकी ने लिखा था, और ये प्रकाशित किया था, और ये भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन, बंगाल गजट 1780। उसके संवाद कौमुदी आया बंगाली में, और मिरातुल अखबार फारसी में, याद रखना दोनों आपको याद रखना। तो अखबार किसमें था, फारसी में, राजा राम मोहन राय इससे संबंधित है, ठीक है। उसके बाद राफ्त गोफ्तार, ये पुस्तक, ये जो बुक थी गुजराती में लिखी गई थी दादा भाई नेहरू जी द्वारा, ठीक। उसके बाद अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात अंग्रेजी की पत्रिका बन गई थी, किसने लिखी थी, शिशिर कुमार घोष ने। इसको क्यों, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1818 में आया था, 1878 में आया था, इससे बचने के लिए रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में बदल गई थी। केसरी जो है मराठी भाषा में, और मराठा अंग्रेजी भाषा में, ये इसकी ये समाचार पत्र हैं, ये बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे एक चीज ये है कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने उनके उनके द्वारा चलाए गए जो भी काम थे, या उनके द्वारा कोई भी नियम कानून जो भी बनाए गए, उससे सिर्फ यहाँ के लोगों को फायदा ही नहीं हुआ, नुकसान भी बहुत सारे हुए, ठीक है। कुछ ऐसे नियम चलाए, जैसे उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति आरंभ की। जब भारतीय एकता बढ़ने लगी थी, उसी दौरान उन्होंने फूट डालो नीति आरंभ कर दी, ठीक है। फूट डालो और राज करो वाली नीति चला दी। जैसे कि आपको पता होगा कि भैया प्रथम आधिकारिक जनगणना इन्होंने 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे स्टार्ट किया था, ठीक है। और इसका अंतराल, इसको नियमित तरीके से रिपन के टाइम में 1881 में रिपन के टाइम पीरियड में इसको कंटिन्यू कर दिया, हर 10 साल में
नियमित जनगणना हो जाती है, ठीक है। और यहीं से क्या हो गया कि भैया जातियों का वर्गीकरण का आधार तैयार हुआ, ठीक है। जातियों को बांट दिया ना आपस में। इसके साथ साथ मॉडल मिंटो में उन मुसलमानों के लिए और पृथक निर्वाचन मंडल, और साथ ही साथ 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एंग्लो इंडियन, सिखों और ईसाइयों के लिए अदर, इन सभी के लिए इन सभी में भी वोट डलवा दी थी, ठीक है। यानी इन सभी के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी थी। तो एक प्रकार से भारत में फूट डालो और राज करो की नीति का आरंभ भी इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक। और भी इनके द्वारा इतने सारे काम किए गए, जो जनजातियों के टैक्सेस बढ़ाए गए, अदर उन क्षेत्रों में भी टैक्स लगाए गए जहाँ पे टैक्स का स्रोत, मतलब इनकम का स्रोत बहुत ज्यादा कम था। तो इनके खिलाफ भी कई सारे विद्रोहों का भी सामना इनको करना पड़ा था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। संस्थापक, अब जैसे यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा आता है कि भैया आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी और ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा। तो ब्रह्म समाज 1828 राजा राम मोहन राय, और आत्मीय सभा भी 1815 राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय जी को, ठीक है। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। आपको इसकी ज्यादा डिटेलिंग नहीं जाना, आपको डायरेक्टली नाम याद रखना है। यहाँ से आप लोग के पेट के एग्जाम में या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स में अधिकतर नाम की ही चर्चा होती है। नाम बताइए, डेट बताइए, दैट्स ऑल, ठीक है। इतना ही आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सत्य शोधक समाज की अगर मैं बात करूं तो 1873 में कौन? ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा राव फुले, जो कि महाराष्ट्र से थे। इन्होंने ही गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि निम्न जाति आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, ठीक। उसके बाद आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इन्होंने एक नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वेदों की ओर लौटो, और एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो थियोसोफिकल सोसाइटी दिख जाएगी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच वी ब्लावात्स्की और कर्नल एच एस अलकाट द्वारा किया गया था। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। बाद में इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? अडयार, मद्रास में बनाया गया। एनी बेसेंट इसमें 1893 में शामिल है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट भी जुड़ी थी, ठीक है। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। कहाँ पे? बेलूर मठ, बंगाल में। इन्होंने ही 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और एक प्रभावशाली भाषण दिया था, और भारत को एक वैश्विक स्तर पर इन्होंने भारत का नाम बढ़ाने का प्रयास भी किया था। उसके बाद सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? इतनी सारी चीजें याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुस्लिम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को चलाया गया था। मुस्लिमों में भी कुछ मुस्लिमों के लिए भी कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया, जैसे अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा। इन्होंने ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या एएमयू बना था, ठीक है। उसके बाद देवबंद आंदोलन 1866 में मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा सहारनपुर में किया गया था। किसका? देवबंद आंदोलन। तो ये आपको नाम जरूर याद रखना है, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा। यह एक रूढ़िवादी और पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा भी इसने जारी किया था। किसने? देवबंद आंदोलन द्वारा, ठीक। उसके बाद अहमदिया आंदोलन की बात करूं तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा पंजाब क्षेत्र में किया गया था। इन्होंने खुद को मसीह या श्री कृष्ण का अवतार घोषित किया था। किस किस आंदोलन ने? अहमदिया आंदोलन ने, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला सुधार और शिक्षाओं के लिए, महिला सुधार और उनकी शिक्षाओं के लिए कुछ वर्क किए गए थे। जैसे पहला महिला कॉलेज की स्थापना 1894 में जेईडी बेतुन द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सचिव थे, ठीक हो गया। उसके बाद लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज 1916, नई दिल्ली में महिलाओं के लिए पहला मेडिकल कॉलेज था, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। उसके बाद भारतीय महिला विश्वविद्यालय 1916 में डी के कर्वे, धोधो केशव कर्वे द्वारा बम्बई में स्थापित भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, ठीक हो गया इतना। उसके बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन
AIWC 1927 में मार्गरेट काजिन्स द्वारा सामाजिक सुधारों और महिलाओं के अधिकारों के लिए यह स्थापित किया गया था। क्या? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC 1927 में। ठीक हो गया इतना। ये सब चीजें आपको इतनी पता होनी चाहिए, ये सब डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा प्रेस पर प्रतिबंध भी, जैसे ब्रिटिश ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे सामाजिक चेतना को दबाने का काम किया था। जब प्रेस थी, इन्होंने सामाजिक चेतना के जगाने का काम किया था, खास करके वे जो भारतीयों से जुड़े हुए थे। बाद में इसी के लिए कई सारे गवर्नर जनरलों ने अलग अलग समय पर कई सारे एक्ट लाए, जिससे इन पे रोक, सेंसरशिप का काम करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, जैसे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फ्रांसीसी आक्रमण के डर से अखबारों पर प्री सेंसरशिप लगाई गई थी। तो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 में आया। उसके बाद लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823 में जॉन एडन द्वारा। इसके तहत राजा राम मोहन राय की पत्रिका क्या थी, मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा था। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा आता है? मेटकाफ को, लॉर्ड मेटकाफ को। इन्होंने 1835 में अधिनियम द्वारा इस पे प्रतिबंध हटा दिए थे। ठीक है। उसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आया था, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कब आया? 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा। इसे मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। यह केवल भारतीय भाषा के अखबारों, विशेषकर सोम प्रकाश को दबाने के लिए लाया गया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे रद्द कर दिया था। ठीक, कौन लाया था इसे लिटन द्वारा लाया गया था, और रिपन द्वारा इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद अगर हम यूपी विशेष के तौर पे अगर कुछ चीजें जाने, जैसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में 1898 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किया गया था। यही कॉलेज 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था। ये अभी लास्ट का जो री एग्जाम हुआ था RO का, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, और बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये गलत इस वजह से हो गया। हालांकि आंसर लगभग सबको पता था, लेकिन उसने थोड़ा सा ट्रैप कर दिया था। उसने स्थापित पूछ लिया था पहले का, यानी एनी बेसेंट का नाम पूछा था इन्होंने। ठीक है, और लोगों ने मदन मोहन मालवीय करके इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। अब आगे हम बात करेंगे दारुल उलूम नवदतुल उलेमा। क्या? 1894। ये कहाँ है? लखनऊ में स्थापित एक प्रमुख इस्लामी शिक्षण संस्थान था, दार उल उलूम नवदतुल उलेमा, 1894। इसके अलावा भारतीय हरिश्चंद्र, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। इन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन के माध्यम से यूपी में सामाजिक और राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। ठीक है। उसके बाद आधुनिक शिक्षा का विकास अगर मैं बात करूं, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है सब कुछ, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। ठीक, सामाजिक चेतना और भारतीय समाचार पत्र, ये भी हमने देख लिया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय, इन्हें पुनर्जागरण का, तत्वबोधिनी सभा 1800, ये भी हमने देख लिया। सत्य समाज, ये सब ऑलरेडी हमने देख लिया है। रामकृष्ण मिशन 1897, ये भी हमने, अलीगढ़, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है। उसके बाद कुछ कमीशन और देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और शिक्षा आयोग कालानुक्रम के लिए से पेट में कभी कभी नए आयोगों के वर्ष पूछ लिए जाते हैं, जैसे रैले कमीशन 1902, लॉर्ड कर्जन के समय गठित इससे विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। इसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पास हुआ था, ये भी हमने देख लिया। सरदार आयोग भी हमने देखा अभी। ठीक है। इसे स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव देते थे, ये आप इधर का देख लीजिए। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय गठित, इसने स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष तक करने का सुझाव दिया था। ठीक है, शिक्षा को। हार्टोग समिति प्राथमिक शिक्षा के मानकीकरण और व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया था। किसने? हार्टोग समिति। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सार्जेंट आयोग क्या हुआ था? 1944 में। इसके साथ 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक, उसके बाद कुछ आयोग हैं, जैसे उनको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कैंपबेल आयोग 1866 उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल के बाद राहत कार्यों की जांच के लिए गठित किया गया था, यानी अकाल संबंधित कैंपबेल आयोग। दूसरा स्ट्रेची आयोग, ये भी अकाल संबंधित 1880 में लॉर्ड रिटन के समय पर गठित, यह भारत का पहला अकाल आयोग था। ठीक, देखो, कार्यों की जांच के लिए कैंपबेल आयोग बना था, बल्कि भारत का पहला आयोग अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये था आपका स्ट्रेची आयोग। ठीक है, यह भारत का पहला अकाल आयोग बना था। इसी के आधार पर अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। ठीक, उसके बाद मैकडोनेल आयोग 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय अकाल से निपटने के लिए क्या आयोग गठित किया गया था? कौन सा? मैकडोनेल आयोग।
ठीक, उसके बाद कुछ और जनजातीय आंदोलन देख लेते हैं। जातीय आंदोलन जैसे आत्मसम्मान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया आजकल के जो हाल के एग्जाम 2-3-4 सालों में, तो ये नाम जरूर आया है, आत्मसम्मान आंदोलन आंदोलन। ये 1925 में ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि पेरियार द्वारा तमिलनाडु में चलाया गया था, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिस पार्टी, ठीक है, 1916 में एन सी मोदिलियर, टी एम नायर और पी त्यागराज चेट्टी द्वारा मद्रास में गैर ब्राह्मणों के अधिकारों के लिए स्थापित किया गया था। तो आपको ये जस्टिस पार्टी के संस्थापक जो भी रहे, इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा बंबई में दलितों के उत्थान के लिए गठित। इनकी पत्रिका का नाम था मूक नायक था। क्या था? मूक नायक था। अखिल भारतीय हरिजन संघ सेवा, हरिजन संघ सेवा, ये मत समझिएगा कि ये भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित है, हालांकि संघ है, ठीक है, बल्कि इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था पुणे के पैक्ट के बाद। ठीक है, आपके पास होमवर्क ये है कि पुणे पैक्ट कब आया था, पुणे पैक्ट कब लागू हुआ था, ये आपके पास एचडब्ल्यू है। ठीक, उसके बाद जनजातीय कृषक समाज समाज पर प्रभाव, विद्रोह क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप, जैसे ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के कारण कुछ बड़े विद्रोह हुए थे, वो चीज हम देख लेते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, चलिए देखते हैं। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह क्या है, 1855-56 में नेता हुआ था, और इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। ठीक है, बिहार झारखंड क्षेत्र, इसे हूल आंदोलन भी कहा जाता है, संथाल को हूल आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 के बीच, नेता थे इसके बिरसा मुंडा। इन्हें धरती आबा या जगत पिता भी कहा जाता था। विद्रोह को उल गुलान के नाम से भी जाना जा गया है। ठीक है, भील विद्रोह 1818 को क्या, सेवाराम के नेतृत्व में खान देश, जो कि महाराष्ट्र में है, हुआ था। भील विद्रोह 1818 में। उसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? उत्तर प्रदेश किसान सभा की। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पेट पेट के लिए, ये तो भैया याद ही रखना है। अवध किसान सभा बनी थी 1920 में, बाबा रामचंद्र के प्रयासों से प्रतापगढ़ में इसका गठन हुआ। इसने अवध के किसानों को सामाजिक रूप से एकजुट करने का प्रयास किया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका। उसके बाद एक आंदोलन, ये तीनों के तीनों आपको यूपी संबंधित है और तीनों इंपॉर्टेंट है। 1920-21 मदारी पासी के नेतृत्व में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में छोटे काश्तकारों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। कौन सा? एक आंदोलन 1921-22 में। उसके बाद आपको कुछ कुप्रथाओं से जुड़े हुए चीज तथ्य हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा? ठगी प्रथा का अंत किसने करवाया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। कर्नल स्लीमैन ने ठगों का दमन किया, और परीक्षा में सीधे स्लीमैन नाम ही पूछा था। ये सब चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद नरबली प्रथा, नरबली प्रथा की रोक किसने लगाया? 1844-48 के मध्य भारत की खोंड जनजाति में प्रचलित मानव बलि, ठीक है, पर प्रतिबंध लगाया गया था। और कुछ विवाह के आयु से जुड़े हुए अंतर जातीय विवाह से जुड़े हुए नियम है। जैसे हमने बात किया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, इसके तहत विधवा विवाह को वैध ठहराया गया और उनसे उत्पन्न बच्चों को कानूनी वारिस भी माना गया। कब? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा। नेटिव मैरिज एक्ट हमने देख लिया था अभी। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा था। इसने अंतरजातीय विवाह को कानूनी मानते तो विवाह को भी प्रतिबंधित किया था। आनंद विवाह अधिनियम 1909 सिखों के पारंपरिक विवाह संस्कारों को कानूनी मान्यता देने के लिए पारित किया गया था। कौन? आनंद विवाह अधिनियम। तो आपको मेन हेडिंग जरूर याद रखनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, लोक सेवा प्रशासन में कुछ सामाजिक सुधार किए गए थे। ठीक है, जातिगत और नस्लीय भेदभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश काल में लाए गए प्रशासनिक नियम कौन कौन से? सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था कि धारा 87 में, इस धारा में पहली बार यह प्रावधान किया गया कि किसी भी भारतीय को उसके धर्म, जन्मस्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी के अधीन किसी पद से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यह सामाजिक समानता की दिशा में पहला कदम था। उसके बाद ली कमीशन बना 1924 में। इसने लोक सेवा में जाति संतुलन बनाने और भारतीयों की संख्या 50% तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसमें लोक सेवा में। कौन? ली कमीशन द्वारा। ठीक है, अन्य समितियों की अगर मैं बात करूं तो एचिसन समिति बनी थी 1886 में। एचिसन समिति, इसने सिविल सेवा में भारतीयों की आयु बढ़ाने और प्रांतीय सेवाओं के गठन की वकालत की थी, जिससे भारतीय मध्यम वर्ग
का समाज में प्रभाव बढ़ा था। उसके बाद व्हिटली कमीशन बना था 1929 में, श्रम मजदूर वर्ग की सामाजिक और कार्य स्थितियों की जांच के लिए गठित पहला बड़ा आयोग था। इसकी सिफारिशों पर फैक्ट्री कानून में सुधार लाए गए थे। तो व्हिटली कमीशन श्रम मजदूर वर्ग से जुड़ा था, आपको पता होना चाहिए, 1929। ठीक है, एचिसन 1886 किससे जुड़ा था? प्रांतीय सिविल सेवा से ये भी जुड़ा था। ठीक, उसके बाद कुछ महिला समाज सुधारक, उनके कार्य अगर देखा जाए, केवल पुरुष सुधारक ही नहीं थे, बल्कि ब्रिटिश काल में इन महिलाओं से जुड़े फैक्ट भी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पंडित रमाबाई की बात करें तो इन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए आर्य महिला समाज 1881 और बेसहारा विधवाओं के लिए बेसहारा विधवाओं के लिए क्या, शारदा सदन 1889 की स्थापना की थी। तो उसके बाद सावित्री बाई फुले की बात करें तो इन्होंने भारत की पहली महिला शिक्षिका माना था। किसको? सावित्री बाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षक माना जाता है। इन्होंने पुणे की 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलने में ज्योतिबा फुले की मदद की थी। लेडी अबला बोस, इन्होंने बंगाल में महिला शिक्षा और विधवाओं के रोजगार के लिए नारी शिक्षा समिति 1929 का गठन किया था। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का अगर मैं सामाजिक प्रभाव की बात करूं तो भैया 1813 का पहला एक्ट था, जिसके माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई थी। और प्रभाव क्या हुआ? मिशनरियों ने दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल और स्कूल खोले, जिससे वहां के सामाजिक ताने बाने और संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है और लोग ईसाई मिशनरी की तरफ जुड़ते चले गए। उसके बाद सामाजिक प्रभाव से जुड़े अन्य विविध तथ्य क्या हैं? सद्भावना और पश्चिमी विचार। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि या सुभाष चंद्र बोस को बोस ने दी थी। ठीक है, तो युगदूत किसको मिला था उपाधि? राजा राम मोहन राय को। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी हमने बात किया था कि एनी बेसेंट ने बनारस में अपना मुख्य केंद्र बनाया था और भारतीय दर्शन और संस्कृति की श्रेष्ठता को समाज में पुनर्स्थापित किया था। और शिल्पकार वर्ग व विश्व शहरीकरण, ठीक है, उसके ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत जैसे पारंपरिक औद्योगिक शहरों का पतन हुआ और वहां की आबादी वापस गांव को लौट गई, जिससे कृषि व पर सामाजिक दबाव पड़ा। तो ये आपका रहा है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे इस टॉपिक से जुड़ी हुई थी। इतना पढ़ लीजिए, आपका लगभग काम हो जाएगा। वैसे तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, तो हमने एक सफिशिएंट चीज लाने की कोशिश की जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करके, खास करके पैट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।